हाँ बच्चों, अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर को खत्म समाप्त कर देते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बच्चों अपन ने देखो शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ पढ़ लिया, आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैट में जाके देख लो। तो बच्चों शॉर्ट डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम है, शॉर्ट डाइपोल, यस सर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम टू सेम, इलेक्ट्रिक डाइपोल सेम टू सेम, यस सर। तो बच्चों एक तो ये पूरा शॉर्ट डाइपोल वही बार मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्स टॉर्क याद है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क, एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन, सब 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 है ना, फील्ड लाइंस वगैरह सब, तो फील्ड लाइंस वगैरह सब है ना, बाहर मैग्नेट, इस पे डाइपोल मूवमेंट, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, इधर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो उधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, याद है, एम होगा यहाँ पे, यस सर। तो वहां पे तो बच्चों स्मॉल एम इंटू 12, वहां पे क्यू इंटू 12 सब बता दिया था, ओके। तो बच्चों ये पूरा शॉर्ट डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, पूरा डाइपोल मूवमेंट, एनर्जी, टॉर्क, फोर्स, सब कुछ है ना, फील्ड लाइंस वगैरह सब, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म इधर, और मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पढ़ना अर्थ मैग्नेटिज्म। तो बच्चों एक पोर्शन तो पढ़ा चुका हूं मैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, यस सर। और तीसरा बच्चों इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, याद है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही शानदार मटेरियल, यस। तो मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसकी स्टडी करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म की, और शॉर्ट डाइपोल। चलो एक एक करके देखते हैं, पहले शॉर्ट डाइपोल के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि मैंने करा दिया पर पहले यही पढ़ लेते। स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, है ना, इट इज देन बेंड इनटू, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस टाइप बता रहा हूं, बाकी करा दिया, इनटू सेमी सर्कुलर आर्क, ओके। देन न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो बच्चों M बराबर, इधर देखो फटाफट ये करा दिया मैंने, करा रखा है, आप देख लो, रिवीजन करा रहा हूं, M इंटू 12 या M इंटू L कर दो, ये पुराना मैग्नेटिक मोमेंट। फिर आपने सर्कल बना दिया, तो मैं बोल दूं बच्चों वही L, करा रखा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में करा रखा है, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। तो बच्चों इसको आपने सेमी सर्कल पे मोड़ दिया, तो वही L पाई आर बन गई, वही L पाई आर बन गई, जो यहाँ L थी वही पाई आर बन गई, यस सर। वेयर R इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यस सर। तो बोल दो L बराबर पाई आर, यस सर। तो यहां से R बराबर L बाई पाई आ जाएगा, ओके, ये R बराबर L बाई पाई, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट M डैश बराबर, तो बोल दो M इंटू 2R, यस सर। तो ये आ जाएगा M इंटू 2L बाई पाई, 2L बाई पाई, ये सेकेंड इक्वेशन, यस सर। तो M इंटू L फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो बोल दो M डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखो M डैश बराबर, तो बोल दो 2M बाई पाई, यस 2M बाई पाई, 2M बाई पाई, खत्म। R बराबर L बाई पाई लिख दिया, तो L बराबर पाई आर, R बराबर L बाई पाई, तो 2M बाई पाई इज द आंसर, यस सर, ओके, यस सर। A bar magnet of length L and magnetic dipole moment M is bent in form of N arc as shown in figure। ये आर्क है बच्चों, ये देखो आर्क में फॉर्म कर दिया, यस सर। ये मैंने होमवर्क दिया था, मैग्नेट द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये वहां होमवर्क दिया था मैंने। तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते। तो बोल दो लेंथ L की मैग्नेट है, डाइपोल मोमेंट M है, और इसको आर्क में बेंड कर दिया, तो नया डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो आ जाओ नया डाइपोल मोमेंट, तो मैं बोल दूं ये सेपरेशन, यस सर। और ये 60 RR, ये देखो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो याद है एंगल भी थीटा थीटा सेम होंगे, यस सर। याद है साइड अगर सेम होती है दो, तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते, ओके। तो बच्चों ये R है, ये R है, तो ये भी R हो गया। और आपको पता है ये जो 2 पाई R 1/6 ऑफ 2 पाई R इज इक्वल टू L, क्योंकि बच्चों ये 1/6 लेंथ हो जाएगी, यस सर। तो R बराबर बेटा 2 पाई R पूरी सरकमफ्रेंस होती है, उसका 1/6 पार्ट है, और वो L है, यस सर। तो मैं तो पहले जो डाइपोल मोमेंट था वो M इंटू L था, इक्वेशन 1, ये देखो, यस सर। तो पुराना डाइपोल मोमेंट वो था M इंटू L, इक्वेशन 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये R बाई पाई R बाई 3 बराबर L, तो R बराबर 3L बाई पाई, यस सर। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट M डैश आ जाएगा M इंटू 2, ये आ जाएगा R, M इंटू R, यस सर। तो ये आ जाएगा M इंटू R, तो यहाँ पे M R की वैल्यू लिख लो 3L बाई पाई, ये इक्वेशन 2। वही 1 एंड 2 से दोनों को डिवाइड कर दो, ML कट जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये इधर साइड में कर दो, यस सर। ये R और L में रिलेशन। तो बच्चों एक वायर को अगर मोड़ोगे तो बच्चों पाई R या कभी पाई R 2 पाई R बाई 6, तो वो जैसा देश वैसा भेस, तो R और L में रिलेशन आ जाएगा, यस सर। ये
तो ये यहां रख दिया, तो 1 और 2 से ml की वैल्यू m रख दो तो 3m/π आ गया, तो बोल दो m डैश बराबर 3m/π। यस, खत्म। तो वहां का होमवर्क भी डिस्कस कर लिया और ये भी समझ में आ गया। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट की तरह क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल, वहां इलेक्ट्रिक पोल से प्लस और माइनस, यहां पे मैग्नेटिक पोल से, ठीक है, -m और +m। यस, फिर ये देखो, ये क्वेश्चन भी वहां कराया था मैंने, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ आर मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं। यस सर, ईच मैग्नेट हैज डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है ये, ईच मैग्नेट हैज डाइपोल मोमेंट M, कैपिटल M। ओके, ये ठीक है, वो कैपिटल M लिख दो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखते अच्छा नहीं लगता। यस सर, ये तो हर मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट M है, तो विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो बच्चों सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बोल दो इसका m√2 आ जाएगा, सब बताया था। और ये अपोजिट डायरेक्शन में 0 आ जाएगा, देखो एक का इधर होगा N2S, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद है नॉर्थ पोल प्लस की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल माइनस, साउथ पर लाइंस आती है और N से निकलती है। यस सर, ये प्लस की तरह बिहेव करता है और ये माइनस की तरह। यस सर, तो बोल दो माइनस से प्लस, इसका M इधर होगा और इसका इधर होगा, तो कट के 0 आ जाएगा। यस सर, और ये देखो 60 डिग्री पे S2N, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, 60 डिग्री एंगल होगा, इसमें 30, तो बोल दो इनका सपोर्ट एक दूसरे को ज्यादा होगा। जितना एंगल कम होगा उतना डायरेक्शनल होगा, तो सबसे ज्यादा इसका आया था, देख लो 3rd। और चाहो तो एंगल से कर लो, याद है दो इक्वल फोर्स थीटा एंगल पे लगते तो उनका रिजल्टेंट, तो बोल दो mnet, mnet, याद है वहां 2f0, तो यार 2m cos स्क्वायर θ/5/2, दोनों के बीच का एंगल। यस, याद है यार θ/2 कर दो, θ/2 लिख दे। यस, ये दोनों के बीच का एंगल, तो 90 डिग्री पे देखो 45, तो cos 45 1/2, ये क्या कर दिया मैंने, cos स्क्वायर 2m cos स्क्वायर θ/2, तो 90 लिखोगे तो 90/2 45, ये गलती कर दी मैंने, दिल गलती कर बैठा, cos स्क्वायर नहीं cos θ/2, 2f0 cos θ/2। यस, अब रखो 90 डिग्री cos θ/2, cos स्क्वायर तो उसमें आता है इंटेंसिटी में, आई मैक्सिमम cos स्क्वायर θ/2। यस सर, तो 90 डिग्री पे ये cos 45 1/√2, तो √2 आ जाएगा। 60 डिग्री पे, याद है 60 डिग्री पे यहां आ जाएगा 30, cos 30 √3/2, तो याद है √3m आ जाता है। यस सर, तो ये फॉर्मूला लगा लो, सबसे ज्यादा देख लो, जितना एंगल छोटा होगा cos थीटा की वैल्यू उतनी बड़ी आती है, तो 30 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा इन सब में। ये 0 है लेकिन उल्टी डायरेक्ट, ये 180 एंगल है, अरे यहाँ पे थीटा 180 है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है और यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है, तो बोल दो सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ओके, बता रखा है वहां पे। यस सर, आगे आ जाओ, ये देखो अब शॉर्ट बात है, ये देखो ये भी, तो बोल दो फिगर शोज ए स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स ए एंड बी। ओके, दो डाइपोल आइडेंटिकल डाइपोल ए एंड बी। ओके, ठीक है ना, ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m ईच, दोनों का mm है। यस सर, प्लेस दैट सेपरेशन 2D with their axis perpendicular to each other. Okay, the magnetic field at a point P midway between the dipoles, दोनों के मिड में ये कितना होगा, तो बोल दो ये A और B दो है, तो यार 2D का सेपरेशन है। यस सर, तो बच्चों याद है इसका, याद है एक्सिस पर इन द डायरेक्शन ऑफ M होता है, अगर इसका M इधर है तो बोल दो इसका डायरेक्शन, और याद है इसका M अगर मान लो यूं है तो उल्टा होता है, इसका M अगर यूं है तो उल्टा होता है और आधा होता है। याद है परपेंडिकुलर टू एक्सिस डायरेक्शन उल्टी होती है। याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल में E बराबर माइनस KP अपॉन R क्यूब आता था, P वेक्टर माइनस KP वेक्टर अपॉन R क्यूब आता था, और एलोंग एक्सिस 2 KP अपॉन R क्यूब प्लस का आता था। याद है P और E की डायरेक्शन सेम होती थी, ऐसे मैग्नेटिक में भी। यस सर, तो बोल दो ये आ जाएगा MA या M1, ये M2। यस सर, ये 1 और 2 लिख रहा हूं। यस सर, तो मैं बोल दूं नेट कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में m नेट बराबर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर, अच्छा बी पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नेट बराबर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का रूट अंडर मैग्नेटिक फील्ड पूछा b1 b2। यस सर, ये b1 b2। यस सर, तो b1 b2। यस सर, और याद है एक्सिस पर डबल होता है। यस सर, तो ये आ जाएगा √5 टाइम्स, ये देखो ना 2 ट्वाइस ऑफ b1 हो जाएगा μ0/4π, वहां k आता है, वहां पे याद है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आता है 1/4π एप्सिलॉन, यहाँ पे μ0/4π आता है, इनटू वहां p आता है, यहाँ पे m आता है अपॉन R क्यूब। यस सर,
यहाँ पे डी है तो डी क्यूब कर दो, यस सर, का स्क्वायर प्लस ये सिंगल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखो ये यू करो, ये लो इसका स्क्वायर, ये प्लस सिंगल, तो यहां पे सिंगल बार आएगा, यस सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब, यहां पे भी डी क्यूब, यहां पे भी डी क्यूब, यस सर, ये का स्क्वायर का रूट अंडर, यस सर। तो बोल दो ये पूरा बार आ जाएगा अंदर, अंडर रूट 5 आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब अंडर रूट 5, ये रूट 5 आएगा, यस सर, अंडर रूट 5। तो रूट 5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये अपॉन ये, क्लियर है, 4 पाई डी क्यूब, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल सेम टू सेम है। ये देखो ये शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रख दिया शॉर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट 5 मीटर कोमा 0, तो शॉर्ट देखो शॉर्ट बार मैग्नेट लिखा है, तो मैं बोलता हूं बच्चों, और एक्सिस पर ए पॉइंट एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, यस सर, ए डाइपोल की एक्सिस पे, तो याद है बी कितना होता है, वही ट्वाइस ऑफ ए, बी कितना होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम की जो डायरेक्शन होगी वही अपॉन आर क्यूब, खत्म, यस सर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एम की वैल्यू दी हुई है 10, यस सर, और अपॉन 5 का क्यूब, खत्म, यस सर। तो ये आ जाएगा 5, एक बार 5 कट जाएगा तो स्क्वायर, तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 25 पाई, यस सर। एक 5 कट गया ना, ये 5 आएगा, 5 से एक 5 कट गया तो 2 रहा 25, तो बोल दो ये पाई से पाई कट गया, यस सर। तो ये आ जाएगा 1.6, 10 इधर ले लो, 40 में काटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 टेस्ला, यस आंसर इज दिस। बेटा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है ना एक्सिस पर, बी और एम की डायरेक्शन सेम होती है, यस सर, बी और एम की डायरेक्शन सेम होती है, तो एक्सिस पर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, यस सर, क्लियर है, ओके। अब 60 डिग्री एंगल पे एक फॉर्मूला याद करा लो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आर मैग्नेट इज 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट एट एन एंगल 60 डिग्री विथ इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज। तो बच्चों जो आपकी शॉर्ट मैग्नेटिक बार है, देखो शॉर्ट बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया और 60 डिग्री पे निकालना है, तो याद है थीटा एंगल का भी फॉर्मूला है अपने पास, यस सर, ये 1 मीटर है, ये आर, ये पी पॉइंट है और ये 60 डिग्री है, याद है फॉर्मूला लिखाया था, यस सर, ये एक्स एक्सिस है, ये 60 डिग्री है, यस सर। तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, बी एट पी, ए मैग्नेटिक फील्ड एट पी, यस सर, बी एट पी, ये आ जाएगा 2 सॉरी म्यू नॉट, याद है ये अंदर अंडर रूट, तो यहां पे याद है केपी अपॉन आर क्यूब आता है बाहर, यस सर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यस सर। वहां पे आता था केपी अपॉन आर क्यूब 3 कोस, यस सर। तो बच्चों ये प्रैक्टिस हो रही है फॉर्मूला की, यस सर, ये तो आ जाओ, ये देखो कितना आ जाएगा, तो बी एट बी, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यू एज इट इज, एम की वैल्यू दी हुई है 2 अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी 1 मीटर दी हुई है, 1 का क्यूब, देखो ना 1 मीटर दूर दिया है, आर की वैल्यू 1, और 3 कोस स्क्वायर 63 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, और कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/2, तो ये 3/4 आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये अंडर रूट 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 7 इंटू 10 की पावर -7। सर कैसे, इसको 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिख दो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और अंदर 4 एलसीएम आके 7/4 आएगा, 4 का रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, और रूट 7 बच जाएगा। आप ट्राई कर लेना बच्चों, यही आंसर आएगा, ट्राई कर लो ना बेटा, ये आ जाएगा 4 पाई, ये यहां से इक्वल टू कर दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई, यहां आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा 7/4, यस सर, का रूट अंडर, और ये 4 से 2 कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आ तो रहा है रूट 7, यस सर, रूट 7 इंटू 10 की पावर -7। तो बच्चों ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई आपको।
तो थीटा एंगल पर बी की वैल्यू शॉर्ट डाइपोल की वजह से एक्सिस पर डबल होती है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस हाफ होती है। एक जगह 2 kp अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक डाइपोल का आता है, यहां पे k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p की जगह हम आ जाएगा, खत्म। यस सर, फील्ड लाइंस वैसी की वैसी। यस सर, ओके। अब देखो वर्क डन एनर्जी है, डाइपोल का वर्क डन एनर्जी डिट्टो हो के वही, ये देखो फॉर्मूला डिट्टो हो के वही, ये भी किया हुआ अपन ने सीबीएसई एआईपीएमटी 2012। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का है ये वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल का देखो, जेई मेंस 2011। ए शॉर्ट बार मैग्नेट, अब अपन मैग्नेट के ही करते, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस। तो बी दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखी हुई है। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जीज, व्हेन मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जीज, यहां पे व्हेन की जगह देन कर दो, द पोटेंशियल एनर्जीज, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर माइनस एम डॉट बी, खत्म। ये वहां पे करे हुए सब, इलेक्ट्रोस्टैट में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया सब कराए, ये रिवीजन करा रहा हूं मैं तो बस। माइनस एम बी कोस, जिन्होंने क्लास अटेंड करी उनको पता है कोस 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है स्टेबल फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सब पता है। यस सर, मैं बोल दो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल में 180 होता है और मैक्सिमम टॉर्क में 90 डिग्री होता है। यस सर, तो यह आ जाएगा -0.4 बी की वैल्यू 0.16 और कोस 0 डिग्री 1। यस सर, तो यह आ जाएगा -0.064। यस सर, है ना जूल। यह आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, तभी तो बहुत स्टेबल है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टेबल इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो वैसे भी नेगेटिव आएगी, कॉमन सेंस है। यस सर, तो -0.064 जूल इज द आंसर। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। यस सर, आगे आ जाओ। यस सर, हाँ अब ये देखो वर्क डन, वर्क डन एनर्जी का चेंज। यस सर, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट, रोटेटिंग बार मैग्नेट ऑफ, रोटेटिंग बार मैग्नेट ऑफ, वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस सर, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इज, तो अनस्टेबल से स्टेबल, तो बोल दो अनस्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल पर मैं बोल दू थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, याद है एंटी पैरेलल होते हैं, याद है बी की उल्टी बार मैग्नेट रखी होती है। यस सर, सब पढ़ा रखा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 होता है, दोनों पैरेलल होते हैं। यस सर, एक में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बार मैग्नेट रखी होती है, बी की डायरेक्शन और बार मैग्नेट ये 0 के लिए NS, ये M भी इधर ही होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल, और अनस्टेबल में उल्टी रखी होती है। यस सर, ये N, ये S, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, अनस्टेबल। यस सर, ये बार मैग्नेट उल्टी रखी होती है, इसमें थीटा 180 डिग्री होता है और इसमें थीटा 0 डिग्री होता है। देखो दोनों पैरेलल, उसमें एंटी पैरेलल। यस, तो वर्क डन आ जाएगा बच्चों यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि हमने जो वर्क डन करा होगा, एक्सटर्नल एजेंसी ने जो वर्क करा होगा वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा, तो बच्चों बाहर मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन दे देती है। यस सर, तो फाइनल आ जाएगा -mb, स्टेबल से अनस्टेबल, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इन यूनिफॉर्म, अनस्टेबल टू स्टेबल है, अनस्टेबल टू स्टेबल है, तो अनस्टेबल टू स्टेबल, स्टेबल में कोस 0 डिग्री आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल में तो खुद ही आना चाहेगी, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा, तो अपने को तो उल्टा वर्क करना पड़ेगा, हमारा वर्क डन तो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खुद वर्क करेगा, अनस्टेबल से स्टेबल में तो खुद ही जाएगी, तो नेगेटिव आएगा। यस सर, हमारा वर्क नेगेटिव आएगा, क्योंकि बाद वाली एनर्जी कम आएगी, फाइनल एनर्जी कम आएगी, इनिशियल ज्यादा थी। यस सर, तो यह आ जाएगा -mb कोस 180 डिग्री। यस सर, ये तो यह आ जाएगा माइनस माइनस, तो -2mb। यस, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, -2mb। यस सर, तो आंसर इज -2mb। ओके, यस सर, क्लियर है। यस, चलो आ जाओ। तो ये वर्क डन SHM वाला बताया था, ये SHM का एक क्वेश्चन देख लो, SHM बार मैग्नेट का SHM 2002, 2 बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्री विथ सेम मैग्नेटिक मोमेंट m
एंड 2m, ठीक है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है और एक का 2m है, ओके। आर फर्स्टली प्लेस्ड इन सच ए वे दैट सिमिलर पोल्स आर एट सिमिलर साइड, सिमिलर पोल सिमिलर साइड है, then its time period of oscillation is t1. Now polarity of one of the magnet is reversed, then time period of oscillation is t2. then पहले जब सेम पोलरिटी सेम साइड है तो t1 था, फिर अपोजिट पोलरिटी, पोलरिटी एक की रिवर्स कर दी मतलब अपोजिट हो गई तो t2 है। तो बेटा ये सब बता रखा है, तो मैं बोलता हूं बच्चों मैं याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला t बराबर 2 पाई, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सारा क्विक रिवीजन हो गया, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ओके। तो ये 15-20 मिनट में रिवीजन हो गया सारा, यस सर। तो बच्चों जितना ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना फास्ट एसएचएम होगा। कोई बाहर मैग्नेट आप यू की यू रखो और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो फटाफट एसएचएम होगा, तो टाइम पीरियड कम होना है, तो बी बढ़ने पर टाइम पीरियड लॉजिकली कम होना है। एमएल लॉजिक बढ़ा बता, तो बी बढ़ने पर टाइम पीरियड घटना ही घटना है। मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ने पर भी तगड़े टॉर्क लगेंगे तो भी जल्दी जल्दी एसएचएम होगा, यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है, आ जाओ, ठीक है। तो आ जाओ, पहला वाला टाइम पीरियड t1, तो बोल तो t1 में दोनों बाहर में दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट जुड़ेंगे। अब तू सीधी रख चाहे उल्टी रख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा क्योंकि ना मास बदला ना लेंथ बदली, ओके ठीक है। तो t1 बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, तो आई कितना हो जाएगा, ये आई अपॉन m1 प्लस m2 बी, यस सर, ये इक्वेशन 1। t2 बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन m1 माइनस m2, 2m प्लस m ही कर दो सीधा, 2m प्लस m, चलो एक बार लिख लो, चलो m या m2 माइनस m1 कर दो, बड़ा वाला m2 है ना, m2 माइनस m1 एक ही बात है, बड़ा माइनस छोटा, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो t2। तो मैं बोलता बच्चों कौन सा ज्यादा है, तो पहले वाले में मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा खतरनाक आ रहा है, तो बोल तू जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट तगड़ा है तो मैग्नेट सपोर्ट कर रही है उसका टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि तगड़े फोर्स लगेंगे, तगड़े टॉर्क लगेंगे, यस सर। तो बोल दो t1 इज लेस देन t2, यस सर, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यस सर। t1 छोटा होगा, यस सर, खत्म। t1 का एसएचएम फास्ट होंगे, तो मैं बोल दूं ये फास्ट होगा, ये फास्ट, ये स्लो, खत्म, यस सर, फास्ट और स्लो, यस सर, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। ये होमवर्क है, ये देख लो भैया भी वहां कराया था होमवर्क, ये 2-3 बार पूछा हुआ है, बाहर मैग्नेट को रोटेट करा, ये होमवर्क है, करना बेटा, सॉल्यूशन भेज दूंगा क्योंकि ये वहां कराए हुए सब, ओके सर। और ये देखो, अब देखो, ए बाहर मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विद टाइम पीरियड t, ओके। व्हाट हैपन इफ इट्स टाइम टू इट्स टाइम पीरियड एंड इट्स मोशन इफ मास इज क्वाड्रप्ल्ड, है ना, 2003 और 1990 में पूछा हुआ है। तो बोल दो मास, एक मिनट बेटा, बेटा मास क्वाड्रप्ल्ड मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, यस सर। तो बच्चों याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता है, चाहे ml स्क्वायर बाई 3 हो चाहे ml स्क्वायर बाई 12 हो, रोड का होता है m के प्रोपोर्शनल, यस सर। तो बोल दो आई डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ आई, यस सर। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना हो गया और टाइम पीरियड रूट आई के एंड t प्रोपोर्शनल टू रूट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के याद है टाइम पीरियड में रूट आई अपॉन एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, यस सर। तो बोल दो प्रोपोर्शनल टू रूट एम हो गया, यस सर। तो बोल दो टी डैश, मास 4 गुना हो गया तो टी डैश में बोल दो बच्चों ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा, मास 4 गुना हो गया, अरे बेटा यूं लिख ले टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 4m अपॉन एम, 4m अपॉन एम, यस सर। ये स्मॉल m कर दो मास के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मास के, तो बोल दो टी डैश बराबर ट्वाइस ऑफ टी। तो नया टाइम पीरियड थोड़ा सा डबल हो गया मतलब स्लो हो गया, यस सर। तो बोल दो एसएचएम ही रहेगा विद टाइम पीरियड 2t, आंसर इज सेकंड। बेटा एसएचएम रहेगा विद टाइम पीरियड 2t, ओके, क्योंकि मास 4 गुना हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया पूरा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कॉपी था। अब आ जाओ बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता है बच्चों डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो अपोजिट अपने डाइपोल उल्टे इंड्यूस करता है, आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगते हो तो उल्टा विरोध करता है।
अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसका रीजन होता है, देखो थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एटम का, बेटा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। मतलब एक एटम उठा लोगे उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। तो बच्चों एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है डायामैग्नेटिक का। पेरा और फेरो का एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो सर पेरा जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके हर एटम के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं पर रैंडम ओरिएंटेशन होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अनसेंड डायरेक्शन में होते हैं। ये देखो इसका हर एटम का जीरो होता है डायामैग्नेटिक का। तो डायामैग्नेटिक में अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लगाओगे तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हर जगह जीरो, हर एटम का जीरो है। इसमें ये पैरामैग्नेटिक, इधर देखो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक यस सर। पैरामैग्नेटिक में बच्चों अनसेंट ओरिएंटेशन होता है यस सर। ये रैंडम कुछ भी यस सर, ये कुछ भी यस सर, बहुत रैंडम यस सर। तो इसका कोई भी यूनिट वॉल्यूम लोगे तो अब इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं होता है। इसमें एटॉमिक एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट एटॉमिक एम जीरो होता है ना, फॉर ईच एटम यस सर, ठीक है। ईच एटम का मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में आप कोई यूनिट वॉल्यूम ले लो, कोई भी वॉल्यूम उठा लो कोई भी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। इन एनी वॉल्यूम मैं बोल दो एम नेट जीरो होगा यस, बट नॉट ईच एटम, बट नॉट फॉर ईच एटम। एम एटम नॉन जीरो होता है। एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है पर यूनिट वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, सब आपस में घट जाते हैं। ओके क्लियर है क्या? अब देखो इसमें ये फेरोमैग्नेटिक इसमें बच्चों पता है आपको क्या होता है? यस इसमें डोमेन होते हैं, डोमेन। तो बच्चों एक डोमेन में जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है। एक डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं यस सर, दूसरा डोमेन दूसरा पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होता है यस सर। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा, कोई यूं होता है यस सर। तो बेटा किसी डोमेन का जीरो नहीं होता है, इसमें पर्टिकुलर वॉल्यूम का जीरो नहीं होता है यस सर, यस सर। डोमेन के अलाइनमेंट होते हैं अपने अपने। तो एक पूरे डोमेन में इनके एटम के मैग्नेटिक फील्ड इतने खतरनाक होते हैं, जैसे नहीं होता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी बाहर मैग्नेट को रखते हैं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। तो इसमें यूं समझ लो एटम के मैग्नेटिक मोमेंट इतने तगड़े होता है कि पड़ोसी एटम को अलाइन कर देते हैं। तो अड़ोस पड़ोस के मैग्नेटिक बाहर मैग्नेट अलाइंड हो जाती है, तो इसमें डोमेन बन जाते हैं। सर मजा आ गया सर, इतना बेसिक से नहीं पता था सर। ओके तो बच्चों ये डोमेन अलाइन हो गए यस सर। तो बोल दू इनमें डोमेन, तो बच्चों किसी डोमेन का जीरो नहीं होता है, तो बोल दू यहां पे नॉन जीरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट जीरो यस सर। तो एक डोमेन का जीरो नहीं होगा, डोमेन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। हाँ सारे डोमेन एक दूसरे को काट देंगे, पूरे मटेरियल का जीरो होगा यस सर। अगर पूरे मटेरियल की बात करूं तो नेट जीरो होगा यस सर, यस सर। डोमेन काटते एक दूसरे को तो बच्चों छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन बन जाते हैं और पूरी बाहर मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। डोमेन विल कैंसिल ईच अदर यस सर, डोमेन एक दूसरे को काटेंगे। ओके सर आ जाओ। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं सीधा यस सर। तो आ जाओ, ये देखो द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए पैरामैग्नेटिक गैस इज दिस। हर का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 27 डिग्री एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 × 10⁻26 है। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए और हर मॉलिक्यूल का, मैंने कहा था ना हर एटम मॉलिक्यूल का नॉन जीरो यस सर। पैरामैग्नेटिक है, अगर डायामैग्नेटिक होता तो एटम का जीरो होता, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट यस सर। द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ गैस विल बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये इन द गैस, ये इन अलग है, इन द गैस ये इन अलग है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब आई, और आपको पता है आई का फॉर्मूला कितना होता है? आई होता है
सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक आई बराबर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट वॉल्यूम में। ओके ठीक है। और बच्चों आप ये सोचोगे कि सर इनका पर यूनिट वॉल्यूम कैसे आ गया? आपने तो बोला था यूनिट वॉल्यूम में 0 था। वो तब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हो। वो तब होता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये सारी बातें तब है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये देखो, ये कब? जब बी एक्सटर्नल 0 है, तब की बात है। इफ बी एक्सटर्नल 0, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब है। तो ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके ठीक है सर, आगे आ जाओ। ठीक है सर, तो ये आ जाओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो बोल दूं एक का मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैं बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा m ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर, ये नंबर अलग कर दिया। यस सर, एक मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एक मॉलिक्यूल का। यस सर, ये बेटा ये हो जाएगा m ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यस सर, तो यहां पे वन मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन v। तो ये कितना आ जाएगा? एक मॉलिक्यूल का 1.5 इंटू 10 की पावर -23 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 26। यस सर, तो ये आ जाएगा बच्चों 3000। यस सर, या 3 इंटू 10 की पावर 3। यस सर, 3 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। यस सर, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है कौन सा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यस सर, तो 3 इंटू 10 की पावर 3, ये एम्पियर पर मीटर ब्रैकेट में रखा है। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर, ओके चलो आगे। ठीक है सर, हाँ अब आ जाओ। ये देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ ससेप्टेबिलिटी इज दिस। ससेप्टेबिलिटी दी हुई है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, जिसको H बोलते हैं। किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने वाला कारण, तो वो मैग्नेट है। जैसे सोलेनोइड का बी होता है म्यू नॉट एन आई, वैक्यूम में बी म्यू नॉट एन आई, तो ये म्यू नॉट तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गई, एन आई हो गया H। याद है, म्यू नॉट इंटू H बराबर बी नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड बनना और बनाने वाला, तो बनाने वाला H है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू आई, दैट इज H। ओके, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H होता है, तो ये H बराबर दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर पर मीटर। यस ओके, और ससेप्टेबिलिटी दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -4। यस सर, अब क्या पूछा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एम्पियर पर मीटर। ओके ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों याद है ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड बनने का कारण लगाया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, ये जैसे सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई को बढ़ाया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H बराबर हो गया NI। उसकी वजह से कितना मटेरियल, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें कितना पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजिंग फील्ड आया, मतलब आई आया। आई याद है, आई पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये देखो, ये आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ओरिएंटेशन आना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे, मतलब सोलेनोइड के अंदर रखोगे, करंट फ्लोइंग सोलेनोइड के अंदर, तो उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगा HNI, वो उसका ओरिएंटेशन सही कर देगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर देगा, जो रैंडम अलाइनमेंट था। याद है, मैग्नेटिक जो एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट था वो रैंडमली अलाइन थे, पर यूनिट वॉल्यूम 0 था, उनको अलाइन कर देगा, तभी तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों कोई भी मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है जितना वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। एक सोलेनोइड में करंट फ्लो करा के उसके अंदर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखो तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो जितना वैक्यूम में आता उससे ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों वैक्यूम में आता म्यू नॉट टाइम्स, इसमें आएगा म्यू टाइम्स, और परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि खुद मटेरियल का भी तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, खुद मटेरियल का भी तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि मटेरियल का भी तो अलाइनमेंट हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का और तगड़ा अलाइनमेंट होगा। फेरोमैग्नेटिक में पूरे डोमेन अलाइन हो जाते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में और तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
तो बच्चों आपके सोलेनोइड का वैक्यूम में जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा सोलेनोइड के खुद के अलाइन में, खुद की वजह से, एयर मतलब वैक्यूम की वजह से। और आप मैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो पेरा और फेरो में बढ़ जाएगा, फेरो में ज्यादा बढ़ेगा, उसमें अलाइनमेंट पूरे डोमेन का हो जाएगा और इसमें एटम का अलाइनमेंट होगा। तो समझ गए? तो ससेप्टेबिलिटी होती है कि कितना अलाइनमेंट हुआ, तो ससेप्टेबिलिटी होती है कि आपका कितना अलाइनमेंट हुआ और उसके लिए आपने कितना मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आई पर यूनिट एच। यूनिट एच लगाने पर आप दो सोलेनोइड में दोनों में एच की वैल्यू 1 कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई का मल्टीप्लिकेशन 1 कर दो, तो मतलब दोनों सोलेनोइड में ताकत बराबर है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बराबर है। अब दोनों में अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल रखो तो मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, जिसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आएगा, उसका अलाइनमेंट तगड़ा होगा। आप एक में फेरो रख दो, एक में पेरा, तो फेरो में तगड़ा बनेगा, फेरो में आई ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ससेप्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? कितना आई बना, कितना मैग्नेटिक मटेरियल अलाइंड हुआ, कब? यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। तो यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की वैल्यू 1 लो, पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कितना अच्छा अलाइनमेंट हुआ। आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? ससेप्टेबिलिटी दी हुई है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ससेप्टेबिलिटी इनटू एच आ गया। ओके, बस सर फील आ गई, फील। तो ये ससेप्टेबिलिटी है कितनी? 3 इंटू 10 की पावर -4 और एच बनाने वाला कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -8। ओके, एम्पियर पर मीटर। यस यस सर, ठीक है। तो ससेप्टेबिलिटी होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यूनिट एच पर कितना मैग्नेटिक। यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव किसकी होती है? मतलब उल्टा बिहेवियर कौन करता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। याद है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उसके एटम उल्टा भी बना देते हैं। सर उल्टा एम बना देते हैं, उल्टा इंटाइजेशन, आई उसका नेगेटिव आ जाता है, उल्टा आई बनता है। बेटा एच आगे लगाओगे आई उल्टा बनेगा। सर ऐसा क्यों होता है? लेंज लॉ से। आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, आप जैसे ही उसको सोलेनोइड में रखते हो, करंट कैरिंग वायर में रखते हो या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उसका खुद के ओरिएंटेशन उल्टे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, उसके सारे एटम न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, फ्लक्स चेंज होता है, तो मैं बोलता हूं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उल्टा भी बना देते हैं, तो अपना भी उल्टा बना देते हैं। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का उल्टा होता है। तो बच्चों ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है डायामैग्नेटिक की। यस सर। ओके, पेरा और फेरो की तो पॉजिटिव होती है, फेरो की तो बहुत ज्यादा होती है। ये देखो, पेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो बोल दो ससेप्टेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है। नेगेटिव गलत है, नेगेटिव गलत है। यस सर, ग्रेटर देन 0 होती है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी वैक्यूम से तो ज्यादा, याद है उसके भी अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो मैं बोल दूं इनका रेशो, तो परमिएबिलिटी मीडियम की ज्यादा हो जाती है, पैरामैग्नेटिक में अलाइनमेंट हो जाता तो ग्रेटर देन 1 आती है। म्यू मीडियम के अंदर परमिएबिलिटी ज्यादा आती है, अलाइनमेंट हो जाता, पैरामैग्नेटिक में अलाइनमेंट हो जाता है। हाँ, डायामैग्नेटिक में लेस देन 1 आएगी क्योंकि उल्टा अलाइनमेंट हो जाता है, तो नेट परमिएबिलिटी घट जाती है। यस सर, तो म्यू मीडियम घट जाता है फॉर पेरा। यस सर, एंड फेरो। यस सर, एंड फेरो, पेरा और फेरो दोनों में होता है। तो बोल दो म्यू आर ग्रेटर देन 1 आता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, म्यू आर लेस देन 1 ये गलत हो गया। तो आंसर इज दिस। ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है, मतलब जिधर एच लगाओगे उधर ही आई होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे। ओके, और रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये देखो 2003 का, इन डायामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किधर मूव करेगा? तो मैं बोल दूं बच्चों ये रिपेल होते, याद है, तो दूर भागते हैं। तो मैं बोल दूं स्ट्रॉन्गर टू वीकर, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर गलत है, परपेंडिकुलर गलत है। तो बच्चों स्ट्रॉन्गर से वीकर ये दूर जाते हैं। ये देखो
कोई भी आप, जैसे वाटर भी एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वाटर भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है। आप नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वाटर रख दोगे, से वाटर रख दोगे तो पता है वाटर यहां इकट्ठा हो जाएगा। यस, ये वाटर यहां इकट्ठा हो जाएगा। रिपेल हो के वाटर यहां इकट्ठा हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ दोनों पोल से दूर भागेंगे, स्ट्रॉन्गर से दूर भागेंगे, रिपेल होंगे। यस सर। पैरामैग्नेटिक का क्या होगा पता है आपको? पैरा और फेरो, तो पैरा और फेरो दोनों उधर जाएंगे। यस सर। जैसे पैरा और फेरो, सोडियम पोटेशियम ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरो में निकल कोबाल्ट और इनके एलॉय, आयरन निकल कोबाल्ट और उनके एलॉय, इन्हीं से तो परमानेंट मैग्नेट बनती है। यस सर। ये स्ट्रॉन्गर की तरफ भागेंगे। यस, ये तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ भागेंगे यहां। सर फिर फेरो और पैरा में क्या अंतर है? दोनों में वीकर से स्ट्रॉन्गर, पर बच्चों पैरा में धीरे धीरे जाएगा और फेरो में क्विकली ये काम होता है। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं। ओके, उनका बहुत फटाफट अलाइनमेंट हो जाता है। ओके, ये आएगा डाया के लिए। डाया मैग्नेटिक। यस सर, डाया मैग्नेटिक। सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये पैरा और फेरो। यस सर, ठीक है, अभी पैरा ही लिख लो, पैरा मैग्नेटिक में स्लो और फेरा में फास्ट। फेरो में फास्ट, फेरो में फास्ट होता ही का। ओके सर, ठीक है। हाँ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस तो रिपेल होगा। ये तो अभी तो कराया, तो बेटा खूब बार पूछा है। रिपेल बाय नॉर्थ, अट्रैक्ट बाय साउथ, दोनों से रिपेल होगा। अट्रैक्ट बाय रिपेल्ड बाय बोथ, तो दोनों से रिपेल्ड होगा। आंसर इज फोर्थ। बेटा नॉर्थ और साउथ कहीं पे भी लाओ, रिपेल उल्टा भी बन जाएगा उनमें। तो नॉर्थ के पास लाओगे तो खुद का नॉर्थ इधर बना लेंगे, और साउथ के पास लाओगे तो खुद का साउथ उधर बना के रिपेल होंगे। यस सर, हमेशा रिपेल होते। ओके, ठीक है सर। ये हाँ, अब देखो क्यूरी टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर से याद है मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होने लगता है। ओके, आ जाओ। ये देखो क्या लिखा है? ससेप्टेबिलिटी ऑफ आयरन रोड इज 4/9। इट इज प्लेस्ड इन ए सोलेनोइड कैरिंग करंट 2 एम्पियर एंड हैविंग 500 टर्न्स इन 200 सेंटीमीटर लेंथ। देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी। अब देखो आपने एक मटेरियल रख दिया आयरन रोड, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। आयरन मतलब फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यस सर। तो क्या बोलते बच्चों? ये ससेप्टेबिलिटी दी हुई है। यस सर। और ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी में रिलेशन पता आपने को? यस सर। तो देखो ए मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इज गिवन बाय म्यू मीडियम। पढ़ा था अपन ने सोलेनोइड टोरॉइड। ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर में एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा था। यस सर। ये तो बच्चों ये होता है एच और ये हो गया, तो बोल दो बी इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू मीडियम इनटू एच। यस सर। ये है बनाने वाला, मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला, और इतना बन गया। तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू मीडियम इंटू एच बनता है, वैक्यूम के अंदर म्यू नॉट इंटू एच बनता है। मटेरियल के अंदर थोड़ा ज्यादा बनेगा फेरोमैग्नेटिक में। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट तगड़े हो जाएंगे, डोमेन अलाइंड हो जाएंगे। तो मैं बोल दूं बच्चों म्यू मीडियम इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर फेरो। फेरो में ज्यादा आएगा। यस सर। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 आएगी। यस सर, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी बच्चों? म्यू मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगी ये। तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड म्यू रिलेटिव बराबर म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट। तो यहां से म्यू मीडियम आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू नॉट इंटू आर। सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू मुझे याद है और म्यू आर इससे निकल जाएगा। ससेप्टेबिलिटी से म्यू आर, रिलेशन बिटवीन ससेप्टेबिलिटी एंड म्यू आर। तो याद है म्यू आर बराबर 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, ये रिलेशन होता है। वेरी वेल नोन रिलेशन। तो अभी अपना म्यू आर कितना आ जाएगा? तो बच्चों ससेप्टेबिलिटी से म्यू आर निकल जाएगा 4/9, और 4/9 में 1 ऐड करा तो 10,000 आ जाएगा। यस, ये आ जाएगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, तो यहां रख दो म्यू आर। तो यहां से बी मीडियम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई। यस, ये तो यहां से म्यू आर हो जाएगा 10,000, यस सर। और म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई
इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, यस सर। और एन हो जाएगा 500 टन से 2 मीटर लेंथ में, 200 सेंटीमीटर को एल बराबर 2 मीटर कर दो, यस सर। तो बच्चों 500 टन है 2 मीटर में, तो यूनिट लेंथ पर टन। तो बच्चों आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी ससेप्टेबिलिटी से पता चल गई, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी +1 बराबर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू म्यू नॉट, म्यू मीडियम आ जाएगा। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सर। ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए। तो बच्चों मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये सोलेनोइड में भी काम में लिया था अपन ने, वहां पर मैंने डायरेक्ट म्यू आर दिया था, याद है? आयरन रोड का म्यू आर 2000 कुछ भी दिया था तो 2000 टाइम्स कर दिया था, तो वहां पे म्यू आर डायरेक्ट दे दिया था। ओके, यहां पे आपको ससेप्टेबिलिटी से निकालना है, यस सर। तो ये आ जाएगा 500, और आई आ जाएगा कितना, आई कितना आ जाएगा, देखो आई आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर, यस सर। आई बराबर 2 एम्पियर, यस। ये तो 2 से 2 कट गया, और 500 का मल्टीप्लाई करा, तो बोल दो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 और 2 6, तो ये 10 की पावर -1 और 5 20, तो 2 पाई आ रहा है मेरा, तो 2 पाई। एक बार और चेक कर लो, 10 की पावर 4 और 2 6 और यहां से 5 20 का 7 से 60 करता, 2 पाई टेस्ला, यस। तो मीडियम में ये आ गया 2 पाई टेस्ला, 2 पाई टेस्ला, यस। ये तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनसाइड द सोलेनोइड। तो म्यू नॉट एनआई की जगह म्यू मीडियम एनआई हो गया, म्यू मीडियम म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो गया, और म्यू आर ससेप्टेबिलिटी से निकल गया। शानदार क्वेश्चन है, ओके आ जाओ। अब क्यूरीज टेम्परेचर, निकल शोज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, निकल कोबाल्ट आयरन सब फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, ओके। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। तो बच्चों क्यूरी टेम्परेचर आपको पता है, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सारा बता देता हूं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के साथ उनकी ससेप्टेबिलिटी ऐसे वेरी करती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी एक्सपोनेंशियली हाइपरबोलिकली डिक्रीज होती है, तो ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टेबिलिटी घटती है, ये क्यूरीज लॉ है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैं बोल दूं बच्चों ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस। दिस इज द क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टेबिलिटी घटती है। सही बात है बच्चों, उसकी ओरिएंटेशन की टेंडेंसी घटती है, अलाइनमेंट की टेंडेंसी घटती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आप एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखो 300 केल्विन पे और एक रखो 500 केल्विन पे, तो 300 केल्विन पर अलाइनमेंट फिर भी अच्छे हो जाते हैं, 500 पर उतने अच्छे नहीं हो पाते सेम मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि बच्चों रेंडमनेस आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से एटम मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगते हैं, तो रेंडमनेस आ जाती है, उनके अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते। तो मैग्नेटिक मतलब होता है उनके मैग्नेटिक फील्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ससेप्टेबिलिटी मतलब टेंडेंसी टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वो कम होती जाती है, ओके। और फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, यस सर, तो यहां पे तो ससेप्टेबिलिटी, यहां पे ससेप्टेबिलिटी याद है 1/T - TC, क्यूरीज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू दिस, यस। तो बच्चों यहां क्यूरी टेम्परेचर के बाद जैसे ही टेम्परेचर TC से T बढ़ेगा, TC + T', तो वो T' के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि TC से TC कट जाएगा, तो बोल दो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो ऐसा बिहेव करेगा। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में शुरू में टेम्परेचर के साथ रेस्पॉन्ड नहीं करता, यस, लगभग कांस्टेंट होती है ससेप्टेबिलिटी, यस, परंतु एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसके बाद ये वैसे ही बिहेव करता है जैसा यहां कर रहा था, ये इसको बोलते हैं प्यूरी टेम्परेचर, यस। ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये दमादम डिक्रीज होता है, क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये पैरा की तरह बिहेव करता है। तो बोल दो 4T greater than TC behaves like पैरा, यस सर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद फेरो पैरा की तरह बिहेव करता है, यस सर। तो बोल दो ये देखो, तो क्या आंसर आ जाएगा? नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंटी मैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। तो मैं बोलता हूं बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक, बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर फेरो बिहेव्स लाइक पैरा, फेरो बिहेव्स लाइक पैरा। सर डाया का भी बता दो, डाया का तो नेगेटिव होता है, डाया मैग्नेटिक, याद है उसका ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, डाया मैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, यस ये नेगेटिव।
और टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट होती है, डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ए नेगेटिव होती है और कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। तो बच्चों उसकी ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। ए नेगेटिव होती है, उल्टा ओरिएंटेशन आता है, एच लगाते हो तो आई उल्टे बनते हैं, ओरिएंटेशन लेंज लॉ से उल्टे आ जाते हैं, और ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है। ओके, आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते। क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर अबव विच पैरामैग्नेटिक बिकम्स फेरो। ए पैरा बिकम्स फेरो, गलत। फेरो मटेरियल बिकम्स डाया, गलत। फेरो मैग्नेट बिकम्स पेरा, ओके। फेरो पेरा बन जाता है। ये देख लो, 2 बार तो यहां और 1 बार ग्राफ, ये 2007, 3-4 बार पूछा हुआ है। 3-4 बार पूछा हुआ सेम क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है देख लो। और देखो आया हुआ 2003 में, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू, तो 1/T। ससेप्टेबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4 पेरा, 4 पेरा। यस सर, ओके। 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे लिखा होना चाहिए पेरा, ओके। पर चारों ऑप्शन में से मैं यही टिक करूंगा। ये देखो, ये क्या लिखा है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस 500 केल्विन। ए ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस एट 500 केल्विन टेम्परेचर, ये पूरा स्टेटमेंट एक साथ है। 500 केल्विन टेम्परेचर इज दिस। देखो ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है। मटेरियल का हिंट इसी में छिपा हुआ है, बताओ कौन सा मटेरियल है। अगर ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, कौन सा मटेरियल है, तो नेगेटिव मींस, नेगेटिव मींस मैं बोल दूं बच्चों डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक, बेटा ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत कर देना टेम्परेचर के, नेगेटिव है तो मैं बोल दूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और डायामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। डायामैग्नेटिक एंड फॉर डायामैग्नेटिक X doesn't depend upon temperature. X doesn't depend upon temperature. Yes sir. तो बच्चों ससेप्टेबिलिटी डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मैं बोल दूं कांस्टेंट होती है। यस सर, फॉर डाया, यस सर, ठीक है। तो बोल दूं सेम रहेगी, विल रिमेन सेम। टेम्परेचर 500 कर दो, 1000 कर दो, सेम रहेगी। हाँ, अगर पेरा होता तो आधी हो जाती, टेम्परेचर डबल करने पर पेरा की आधी हो जाती। यस सर, आगे आ जाओ। यस सर, ओके। हाँ, ये देखो, पैरामैग्नेटिक मोमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम ऑफ ए मटेरियल इज नॉट 0। अगर किसी एटम का परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का नॉन 0, एम एटम इज नॉट इक्वल टू 0, तो बताओ कौन सा मटेरियल है वो। तो मैं बोलता हूं बच्चों डाया का 0 होता, बाकी सबके नॉन 0 होते। मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, गलत है, मस्ट गलत है। मस्ट बी डायामैग्नेटिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्ट बी फेरो, गलत है। मे बी पैरामैग्नेटिक, राइट है। मे बी पैरामैग्नेटिक, मे बी फेरोमैग्नेटिक। पैरा और फेरो दोनों में एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट नॉन 0 होता है। शानदार क्वेश्चन है। इन बोथ पैरा एंड फेरो एम एटम नॉन 0, ठीक है। हाँ, ओनली इन डायामैग्नेटिक। बच्चों जितनी थ्योरी तगड़ी होगी, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, डायामैग्नेटिक का एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। यस सर, चला आगे, ओके। हाँ, ये भी रुक जाओ, कोर्सिविटी, और ये रुक जाओ। तो बच्चों ये हिस्टेरेसिस कर्व आ गया, चलो आ जाओ। तो बच्चों हिस्टेरेसिस कर्व देख लेते। तो हिस्टेरेसिस कर्व, तो बच्चों ये सारा समझ में आया क्या? पानी वानी पी लो एक बार, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। ओके सर, मजा आ रहा है। हाँ, तो बच्चों आगे बात करते हैं। इधर देखो, अब देखो हिस्टेरेसिस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ कोर्सिविटी ऑफ Fe इज 2000 एम्पियर पर मीटर, देन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड इज, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अगर कोर्सिविटी ये है तो बच्चों कोर्सिविटी क्या होता है? उल्टा है। देखो हिस्टेरेसिस कर्व देखते हैं, तो हिस्टेरेसिस कर्व में ये हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टडी के लिए अपन जनरली बनाते हैं।
बेटा कर तो किसी भी सकते हो, जनरली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टडी के लिए बनाते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना है कि कौन से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होता है। जैसे एलॉय ऑफ निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सब हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब इनमें जो कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी होती है, यूं समझ लो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो लंबे समय के लिए रहता है, तो इनसे परमानेंट मैग्नेट बनती है। तो हार्ड मैग्नेट से हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक। तो बच्चों हार्ड मैग्नेट या हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस से परमानेंट मैग्नेट बनती है, क्योंकि उनमें रिटेंटिविटी और कोरोसिविटी हाई होती है, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी हाई होती है, उनमें लंबे समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। ओके, क्लियर है? और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट। तो बच्चों सॉफ्ट आयरन, इसमें क्या होता है बच्चों, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी लो होती है। आप जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हो तो बच्चों इसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, हटाते हो हट जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रिक क्रेन में काम आता है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस की बनती है, सॉफ्ट आयरन की बनती है। या कोर, आपकी ट्रांसफार्मर की कोर, जिसमें याद है प्राइमरी में ईएमएफ लगाते हो, सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, प्राइमरी में एसी लगाते हो, सेकेंडरी में इंड्यूस होता है, तो वो भी सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों फ्लक्स लिंक करना होता है, परमिएबिलिटी बढ़ानी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ानी होती है, ताकि मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो। तो बच्चों वो सॉफ्ट आयरन की क्रोड बनाते हैं, ताकि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो 100% सेकेंडरी से लिंकेज हो जाए। ठीक है, तो लिंक करवाने के लिए। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ जाती है, अगर वो हार्ड मैग्नेट का बनाओगे तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, तो आपकी ज्यादातर एनर्जी या ज्यादातर मैग्नेटिक एनर्जी वहां वेस्ट हो जाएगी उसके अलाइनमेंट को बनाने में और डिस्टर्ब करने में। तो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं वहां, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो फ्लक्स लिंकेज हो जाए और हटाते ही वापस जीरो हो जाए, ताकि जब आप ईएमएफ अप्लाई करो तो ओरिएंटेशन को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। ओके सर, तो देखो सर ये क्या होती है कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी, तो ये होता है आपका फील्ड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये होती है बच्चों मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये होती है बच्चों आपके अंदर कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बनती है। तो आप जैसे जैसे एच बढ़ाओगे, तो मैं बोल दूं बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ओरिएंटेशन बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब परमानेंट मैग्नेटिक एक सैचुरेशन आ जाएगा, मैक्सिमम ओरिएंटेशन हो जाएगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो बच्चों ये परमानेंट, तो बोल दो एच बढ़ाते जाओगे तो ओरिएंटेशन फुल हो जाएगा, याद है पूरे डोमेन अलाइंड हो जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टडी कर रहा हूं, तो ये मैक्सिमम बी बन जाएगा, सैचुरेशन बोलते हैं इसको, सैचुरेशन आ गया। पर अब आप जब एच को कम करोगे, वापस फील्ड को हटाओगे और जीरो कर दोगे, तो यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटिविटी। तो दिस रीजन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो क्या बोलते, कुछ मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक वो रह गया, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रह गया अंदर, ये इतना रिटेन कर लिया उसने, यस सर, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। पर अब आप उल्टा एच लगाओगे, उल्टी डायरेक्शन में करोगे, तो मैं बोल दूं वो अलाइनमेंट फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, यस सर। इसको बोलते हैं, तो मैं बोल दूं उल्टा एच कितना लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं कोर्सिविटी, यस सर, दिस इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो इनको नाम दे देते, इसको नाम दे देते पॉइंट ए, इसको नाम दे देते, या चलो सी और डी दे दो, क्योंकि बच्चों बी वो है, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, यस सर, इसको ओ दे दो, यस सर। अब उल्टी डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा, तो फिर उल्टी डायरेक्शन में सैचुरेशन आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, यस सर, यस सर। तो बच्चों आप अगर एच को इस डायरेक्शन में लगाओ तो अलाइनमेंट इधर होते होते फाइनली सारे डोमेन अलाइंड हो जाएंगे, तो सैचुरेशन जितने भी डोमेन थे सब अलाइंड हो गए, तो ये मैक्सिमम बी आ गया, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब आप कितना ही एच बढ़ा दो बी कांस्टेंट रहेगा, ओके। फिर आप उल्टा करोगे, एच को वापस घटाओगे तो परमानेंट मैग्नेटिज्म रह गया ये। तो बच्चों दिस ओसी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, ओसी रिटेंटिविटी, यस सर, यस सर। और ओडी इज कॉल्ड कोर्सिविटी, यस। ये खत्म करने के लिए उल्टा भी लगाना, तो अपने को ये दिया हुआ है कोर्सिविटी 2000 दी हुई है, तो मैं बोलता हूं उल्टा भी 2000 लगाया तो भी जीरो हुआ, यस सर। तो वो बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, तो बच्चों कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बच्चों कोर्सिविटी, तो मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट इंटू कोर्सिविटी, म्यू नॉट इंटू कोर्सिविटी,
यस। तो बच्चों कोर्सिविटी को खत्म करने के लिए इंटू म्यू नॉट, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2000। इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जितनी कोर्सिविटी है वो H की वैल्यू है, तो H इंटू म्यू नॉट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटू म्यू नॉट, इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। खत्म। तो 8 पाई इंटू 10 की पावर -4 इज द आंसर। खत्म। यस सर। तो कोर्सिविटी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। आगे आ जाओ, अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। ए कोर्सिविटी ऑफ स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरोमैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज। यस, ये वो वैल्यू, कोर्सिविटी वो उल्टा एच है जो डीमैग्नेटाइज कर देगा मैग्नेट को। जो परमानेंट मैग्नेटिज्म आया है, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आया है, जिसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आया उसको खत्म कर देता है, वेनिश कर देता है। ये देखो, यस सर, तो इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। ठीक है सर। इज दिस, तो बच्चों कोर्सिविटी ये है। द करंट रिक्वायर्ड, अब ऐसा करने के लिए, अब बच्चों जो एच लगा रहा हूं वो सोलेनोइड से लगा रहा हूं, तो ऐसा करने के लिए सोलेनोइड जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और टर्न्स 100 है, कितना करंट रिक्वायर्ड है? करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फ्रॉम सोलेनोइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 so that magnet get demagnetized when placed inside the solenoid। तो बच्चों डीमैग्नेटाइज करने के लिए जब सोलेनोइड के अंदर रखेंगे तो कितना उल्टा आई चाहिए? तो बोल दो बच्चों कोर्सिविटी बराबर एन आई। कोर्सिविटी कोर्सिविटी क्या होती है? तो बोल दो बच्चों एन एच, ये उल्टा एच इज एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फील्ड, फील्ड H required to demagnetize magnetic material, magnetism to demagnetize। ठीक है, तो बोल दो बच्चों ये एक तरीके से H है, तो मैं बोल दो Ni बराबर कोर्सिविटी, तो कोर्सिविटी बराबर Ni हो गया। कोर्सिविटी बराबर H, कोर्सिविटी बराबर उल्टा H बराबर Ni। उल्टा H लगाने के लिए उल्टा करंट फ्लो करा तो Ni। यस सर। तो ये कोर्सिविटी कितनी है? कोर्सिविटी है 4000 इज इक्वल टू N कितना है? N हो जाएगा बच्चों 100 टन से 20 सेंटीमीटर पे, तो पर मीटर पे होता है ये, इंटू करंट निकालना। यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। ओके, तो बोल दो बच्चों ये एक जीरो कट जाएगा, ऊपर के 3 जीरो, इसके 3 जीरो काट देंगे और ये नीचे 2 इधर जाएगा, तो बोल दो 8 एम्पियर करंट आ रहा है मेरा, तो 8 एम्पियर करंट आ रहा है। चेक कर लो बेटा, 100 तो ये आ जाएगा 1 जीरो इससे कट के 3 जीरो से 8 एम्पियर इज द आंसर। तो 8 एम्पियर करंट फ्लो करा दो। कितने? जिस सोलेनोइड में 100 टन 20 सेंटीमीटर पे, उनमें 8 एम्पियर करंट फ्लो करा दो तो उल्टा एच बन जाएगा जो इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। ओके, तो सर रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी समझ में आ गया। हाँ, हिस्टेरेसिस कर्व इज स्टडी जनरली फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करते। ओके, जनरली कोर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर फेरोमैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज इज 10 की पावर 3। ओके, द करंट रिक्वायर्ड टू पास फ्रॉम सोलेनोइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड टर्न्स। ये तो अभी करा दिया, करा दिया, होमवर्क आप कर लेना बेटा, करा दिया ना, बार बार थोड़ी कराता रहूंगा। Ni बराबर कोर्सिविटी उल्टा H। कोर्सिविटी क्या होती है? उल्टा H। यस सर। अब आ जाओ हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विथ हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेट। जिनकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हाई होती है उनको हार्ड मैग्नेट बोलते हैं, मैंने अभी बताया, और इनसे मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट बनती है। यस सर। एल्यूमिनियम, आयरन, निकल और कोबाल्ट आर हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, आर हार्ड मैग्नेटिक, यहां पे कर दो सी हार्ड मैग्नेटिक, और ये कोबाल्ट का सी बड़ा करो बेटा, केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी। मोहित दादी सर बुरा मान जाएंगे। हाँ, दे आर यूज्ड एज परमानेंट मैग्नेट। तो बच्चों परमानेंट मैग्नेट इनकी बनती है। ओके, परमानेंट मैग्नेट में हार्ड मैग्नेट, दे आर यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट। डबल छप गया। ओके, ओके सर, डबल छप गया, हटा दो इसको। यस सर। ओके सर, ठीक है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस देखो, सॉफ्ट मैग्नेटिक। यस सर, सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस देखो, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक इज सॉफ्ट आयरन, इज सॉफ्ट आयरन, इज सॉफ्ट आयरन, इज सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन
is soft ferromagnetic substance. A soft magnet ferromagnetic substance is soft iron. Soft iron कोई soft ferromagnetic substance. इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते, मैंने बताया अभी. Used to making electromagnets. Yes sir. Electromagnets are used in electric bells, loudspeakers. Yes sir. And telephone, diaphragms और etc. Okay. इन सब में यूज होते हैं. खैर अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो बस इससे यूज मतलब है. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में काम आता है सॉफ्ट आयरन और ट्रांसफार्मर की कोर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर्स कोर, ट्रांसफार्मर्स कोर. यस सर, ठीक है. यस सर, आ जाओ. तो देखो इसमें क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस लूप ऑफ टू मैग्नेटिक मटेरियल इज शोन. ये देखो दो, तो एक में रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हाई है. देखो हाई कोर्सिविटी है और हाई रिटेंटिविटी है. यस सर, हाई कोर्स, इसमें देखो दोनों ही कम है. देखो ये लो है, तो हाई कोर्सिविटी और हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी होती है तो हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो. देखो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी होती है. देखो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी, इसको परमानेंट मैग्नेट बनाओ क्योंकि लंबे समय तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा. आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर देगा. याद है बचपन में ओलपिन निकालते थे एक बॉक्स में से, खूब सारी ओलपिन टच होके निकलती थी. क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक ओलपिन बॉक्स में ओलपिन बड़ी बड़ी मैग्नेटाइज हो जाती थी. याद है वो मैग्नेटिक बॉक्स आता था. यस सर, आ जाओ. तो बच्चों ए कौन सा? ए और बी. ए इसको बोल दो, ये ए है और ये बी है. यस सर, ए दोनों पे ए और बी लिखो. तो बोल दो ए क्या है? यस सर, ए इज सुटेबल फॉर बोथ ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. बकवास बात है, ए बकवास बात है. ए तो बच्चों ट्रांसफार्मर और उसके लिए तो लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी चाहिए. बी इज सुटेबल फॉर बोथ ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. हाँ, बी सुटेबल है, बिल्कुल राइट है. ए इज सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट एंड बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी राइट है. ए परमानेंट मैग्नेट के लिए और बी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ये भी राइट है. तो बोल दो दोनों राइट है, बी और सी. तो चारों ऑप्शन पढ़ो. ए रीड ऑल ऑप्शन, रीड ऑल ऑप्शंस. नहीं तो बी सी टिक कर दोगे. रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली. यस सर, ए चारों ऑप्शन पढ़ो तब जाके ये आएगा. यस सर. देखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन है, देखो क्रेन, तो याद है क्रेन में क्या होता है? क्रेन में बच्चों यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है. तो बच्चों यहां पे जितने भी आयरन पार्टिकल पड़े होते हैं, इनको आप चाहो तो ये बेटा बड़ी बड़ी मैग्नेट थोड़ी ले जाऊंगा, तो यहां पे करंट फ्लो कराते तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो सारे ये जो आयरन गार्बेज है वो चिपक जाता है. फिर दूसरी जगह ले जाके स्विच ऑफ कर दो, करंट बंद कर दो, तो डीमैग्नेटाइज होके मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो सारे वापस नीचे गिर जाते हैं एमजी की वजह से. तो मैं बोल दूं जल्दी जल्दी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करना होता है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है. तो इसमें क्या होता है? आपको मैग्नेटाइज करके सारे मैग्नेटिक मटेरियल को उठाना होता है और दूसरी जगह जाके रख देना होता है. तो बड़े बड़े आयरन पार्टिकल इससे उठा लेते हैं. यस सर. तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज, परमानेंट मैग्नेट शोज हाँ हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी. हाई कोर्सिविटी लो रिटेंटिविटी गलत है. लो कोर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी दोनों गलत है. लो कोर्सिविटी गलत है, हाई रिटेंटिविटी ओके. यस सर, हाई कोर्सिविटी हाई रिटेंटिविटी यहां दोनों राइट है. तो फोर्थ है ये परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड बचना चाहिए. ओके सर. तो हाई कोर्सिविटी और हाई रिटेंटिविटी होती है. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी. हाई कोर्सिविटी गलत है, हाई रिटेंटिविटी गलत है और हाई कोर्सिविटी भी गलत है. हाँ, लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी. ओके ओके. तो 2010 का एआईपीएमटी 2010 का है. तो बच्चों थर्ड आंसर इज द करेक्ट. हाई रिटेंटिविटी गलत है, दोनों लो होती है. यस सर, दोनों लो होती है. अब आ जाओ बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म में. अर्थ मैग्नेटिज्म. यस सर. तो आपको पता है डिप एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके. यस सर. आ जाओ. हाँ, तो बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पता ही है सारी बातें. अर्थ का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ. ओके. क्वेश्चनों के थ्रू एक एक डिप, एपेरेंट डिप, रियल डिप, सारी बातें क्लियर करेंगे. ओके सर. आ जाओ. इफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर BH बराबर
दिस मच एंड बीवी बराबर दिस मच रेस्पेक्टिवली, ओके। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप, दोनों चीजें एक साथ पूछ ली एट दैट प्लेस। तो बच्चों आपको मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में पूरी फील्ड दे देता हूं, तो आपको पता होगा अर्थ की मैग्नेट जैसे ऐसी हो गई। ये अगर मान लो मैग्नेट का साउथ है नॉर्थ है, तो याद है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है। अपनी अर्थ याद है इधर घूम रही है, यस सर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की। ये तो ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके ठीक है। अभी तो देखना, यस सर। और ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस। ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, यस सर। 11.2 के आसपास पर वेरी करता रहता है, उसको छोड़ो। तो मतलब बच्चों ये होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। जिधर अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होता है उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, यस सर, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, यस सर, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ठीक है। जो अपन ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, ओके ठीक है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है अर्थ का, ये देखो ये जैसे नॉर्थ से निकलेगा ये आएगा, यस सर। तो बेटा ये हो जाएगा, इधर देखो ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई, यस सर, यस सर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई। तो अब ये देखो नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है ये नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। और ये सदर्न हेमिस्फीयर, यस सर, यस सर। अब डिप क्या होता है, इधर देखो जैसे यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, यस सर, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, यस सर। तो बच्चों यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, यस सर। ये देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यस सर। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस सर, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, यस सर। तो ये हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं बोल दूं ये एंगल ऑफ डिप होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है ये डिप होता है फाई। तो क्या बोल दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया नेट, यस सर। अगर एंगल नीचे बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से तो इसको पॉजिटिव डिप बोलते हैं। तो बोल दो नदर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव डिप होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में मैं बोल दू पॉजिटिव डिप, यस सर। और सदर्न हेमिस्फीयर में नेगेटिव डिप, क्यों? क्योंकि इसमें बाहर की तरफ होगा बी, यस। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यस यस। ये बी अर्थ है, यस। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यस ये। और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यस। ये यहां पे बी वी और यहां पे बी एच, यस सर। और ये फाई। तो बेटा ऊपर तो सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों कौन सा डिप होता है, तो यहां पे होगा नेगेटिव डिप, यस सर। अगर बच्चों डिप ऊपर की तरफ बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है, अर्थ के बाहर बनता है, तो उसको नेगेटिव डिप बोलते हैं। और अंदर बनता है तो पॉजिटिव डिप। इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पॉजिटिव डिप है, दिस इज पॉजिटिव डिप, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, यस सर। और इसको नेगेटिव डिप। बेटा ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, यस। तो बाहर बनता है वो नेगेटिव डिप होता है और अंदर की तरफ बी होता है तो पॉजिटिव डिप होता है, यस सर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, तो बोल दो बी कोस फाई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल बी साइन फाई, यस सर, ओके। चलो यहां नहीं लिख के इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि वहां कचरा ज्यादा हो जाएगा। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कोस फाई, देख लो, यस सर। और वर्टिकल कंपोनेंट होता है बच्चों बी साइन फाई, वर्टिकल बी वी, बी साइन फाई, ओके। और इसको 2D में पेपर पे ऐसे बनाते हैं, यस सर। ये ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, किसी भी जगह पर वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो। तो यहां पे ऐसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि बच्चों अभी अपेरेंट डिप भी पढ़ना मेरे को। ये फाई, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, यस सर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस सर। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस सर। ये हो जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यस। ये बी एच बराबर बी कोस फाई, यस सर। और ये बी वी, यस सर, बी वी, बी साइन फाई, यस सर। तो ये बी कोस फाई, ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पे रिलेशन अपने को पता ही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए। तो मैं बोल दूं बी नेट आ जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर,
क्यों? क्योंकि बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट अंडर करोगे तो बी कोस स्क्वायर फाइव प्लस बी साइन स्क्वायर फाइव, तो बच्चों कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो ये बी नेट का फॉर्मूला हो गया। यस ये तो बी एच ये है और बी ये, तो बोल दू ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 10 की पावर -5 बाहर ले लिया। तो बच्चों मेरा तो आ रहा 5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये आ जाएगा बी नेट। तो ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। बी एच स्क्वायर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ट्राइंगल लॉ से बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर का रूट अंडर बराबर बी नेट स्क्वायर। हेलो 10 5 बीवी अपॉन बी एच। एंगल ऑफ डिप वर्टिकल कंपोनेंट बीवी अपॉन बी एच, तभी तो बी साइन फाइव अपॉन बी कोस फाइव, बी से बी कट गया। ओके सर, ये फॉर्मूला। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रख लोगे क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट और बी नेट में ये रिलेशन होता है। सब लॉजिकल है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, हर चीज समझ में। किसी ने पहले अगर नहीं पढ़ रखा तो उसको भी सब समझ में आ जाएगा। मच्छर है मच्छर। यस सर। 10 5 बराबर, तो वर्टिकल कंपोनेंट 4, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3, ये कट गया। तो बोल दो 10 5 बराबर 4/3। यस सर। तो 5 बराबर आ जाएगा 53 डिग्री, 5 बराबर आ जाएगा 53 डिग्री। यस सर 53 डिग्री। ओके यस सर। ओके अब आ जाओ। ये देखो, इफ ये एफ नहीं, इफ एट अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज बी नॉट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑल्सो बी नॉट, है ना, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, है ना, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये एल हटाओ, इफ की जगह या इफ करो। यस सर, है ना, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ। यस सर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द टोटल फील्ड एट दैट प्लेस। ए बी नॉट रूट टू, ए बी नॉट रूट टू कर लोगे, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर का रूट अंडर बी नॉट रूट टू। खत्म। मच्छर है मच्छर है मच्छर है मच्छर है। यस सर, खुद कर लेना, खुद करो, ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं भेजूंगा मैं। यस सर, ये लो, एट ए प्लेस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यस सर। यस सर, देन द एंगल ऑफ डिप, मच्छर है मच्छर है मच्छर है, 10 5 बराबर बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। मच्छर है मच्छर है मच्छर है मच्छर है। यस सर, तो यहां से आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल है। यस सर, ये आ जाएगा 10 5, ये कट गया। तो मैं बोल दूं 5 बराबर 60 डिग्री, ये आ गया एंगल ऑफ डिप। यस सर। ओके अच्छा, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 90 डिग्री। मैग्नेटिक पोल पे आ जाओगे, ये देखो मैग्नेटिक पोल, ये देखो उसी डायग्राम में देखो, बार बार नहीं बनाऊंगा, ये रहे मैग्नेटिक पोल। तो यहां पे मैं बोल दूं आपकी कंपास निडल का नॉर्थ नीचे आ जाएगा, ये देखो, कलर चेंज कर लो दिखेगा नहीं। यस सर, ये कंपास निडल का नॉर्थ नीचे आ जाएगा साउथ, तभी तो मैग्नेटिक नॉर्थ बोलूंगा इसको। यस सर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल तो 90 डिग्री है, देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यस, और ये नीचे की तरफ है, इधर देखो नीचे की तरफ है, ये डिप है, ये है एक्चुअल में ये वाला 90 है, ऊपर वाला 90 नहीं है, ये देखो। यस, ये नीचे वाला 90 ये तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा बी, तो ये 90 डिग्री है, तो मैं बोल दूं डिप पॉजिटिव है। यस सर, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, जहां पे मैग्नेट का साउथ होगा, एक्चुअल मैग्नेट का साउथ होगा, उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव 90 डिग्री होगा, नीचे की तरफ बन रहा है। यस सर, तो अपने तो मुद्दा ये है, इतना कोई नहीं पूछ रहा तेरे से, 90 डिग्री इज द आंसर। तो मैग्नेटिक पोल्स पे 90 डिग्री होगा और मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0, एंड एट मैग्नेटिक इक्वेटर यस सर 0, 5 बराबर 0। यस सर, तो पोल्स पर 90 होता है, इक्वेटर पर 0 होता है। ओके ठीक है, ये देखो, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। एट ए पॉइंट ए ऑन अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप डेल बराबर +25 डिग्री। एट पॉइंट बी ऑन अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप इज -25 डिग्री। तो बोल दो पॉजिटिव मतलब नदन, पॉजिटिव मतलब याद है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मतलब आप नदन हेमिस्फीयर में हो, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ हो, जहां पर अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है। यस सर, वी कैन प्रिडिक्ट दैट। यस सर, ए एंड बी बोथ आर लोकेटेड इन नदन हेमिस्फीयर। गलत, ए बोथ आर। यस सर, ए इज लोकेटेड इन
तो ए जहां पर पॉजिटिव डिप है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, ए इज सदर्न हेमिस्फीयर, गलत है। ए इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर और बी इज लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, यस सर। ए नदर्न और सदर्न, यस सर, क्लियर है, ठीक है सर। ए यहां पे देखो, यस सर, ठीक है, क्लियर है क्या, यस सर। पहले ही सही लिख रखी थी, यस सर, ओके, ठीक है सर। चला आगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जिधर पॉजिटिव एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल अर्थ के हॉरिजॉन्टल से नीचे होता है। तो पॉजिटिव एंगल मतलब नीचे, पॉजिटिव डिप मतलब नीचे, और नीचे कहां होगा, जहां मैग्नेटिक, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल होगा, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर होगा। ओके, बहुत ध्यान से करना ये, ओके। चलो ये क्या है, द ट्रू डिप, अब देखो ट्रू और एपरेंट, ट्रू डिप एट ए प्लेस इज 60 डिग्री, द वर्टिकल प्लेन कैरिंग नीडल इज टर्न्ड थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके। द एपरेंट डिप, अब देखो इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा मैं। ये देखो, ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन है, यस सर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो बनता है वो ट्रू डिप होता है, यस सर। दिस इज ट्रू डिप, यस सर। और आपको पता है अर्थ का ट्रू मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये इसको मैं व्हाइट से ही बना रहा हूं अभी, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यस सर। ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आपने टर्न कर दिया, ये देखो, वो ये बोल रहे हैं इसको टर्न कर दिया आपने, किसको, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से। आपकी कंपास निडल जो वर्टिकल में यूं थी मैग्नेटिक मेरिडियन में, पहले आपकी ये जो डिप सर्कल था वो ऐसा था, अब आपने इसको टर्न करके उधर ले गए अल्फा एंगल पे। ये बुक्स में अल्फा एंगल लिखा होता है, ये अल्फा एंगल। तो बच्चों क्या मैं बोल दूं, आपने अल्फा एंगल टर्न कर दिया तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल बदल जाएगा। तो नया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदल जाता है और ये हो जाता है पुराना हॉरिजॉन्टल कोस अल्फा, यस सर। पुराने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोस अल्फा हो जाता है, यस सर। तो बच्चों अब जो नया डिप आ जाता है एपेरेंट डिप, एपेरेंट डिप, थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूं, ये नया डिप, दिस इज नया डिप, यस सर। नया डिप 5 डैश, ये आ जाता बच्चों बी वर्टिकल न्यू, सॉरी बी वर्टिकल न्यू अपॉन बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल न्यू। और बच्चों वर्टिकल न्यू तो वो का वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट वो का वही रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सा घट जाता है, कोस अल्फा तो थोड़ा घट जाता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सा घट जाता है। तो मैं बोल दूं नीचे वाली चीज तो एपेरेंट डिप ज्यादा आता है, एपेरेंट डिप ज्यादा आता है एक्चुअल डिप से। ट्रू डिप अगर 60 डिग्री है तो 60 से ज्यादा आएगा, 60 से ज्यादा आएगा तो √3 1.8 से ज्यादा आएगा, 60 से ज्यादा एक ही ऑप्शन। अभी तक एमए लॉजिक लगाएंगे तो बच्चों मैं बोल दूं एपेरेंट डिप विल बी ग्रेटर देन ट्रू डिप। ट्रू डिप से, क्यों ट्रू डिप से एपेरेंट डिप ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों आपका BH घट जाता है क्योंकि कोस अल्फा हो जाता है। तो मैं बोल दूं एमए लॉजिक से एक ही आंसर आ रहा है, एमए लॉजिक, ये एमए लॉजिक, ये देखो डायरेक्ट कर रहा हूं तो बोल दो एक ही ज्यादा। तो मैं बोल दूं जो आपका एपेरेंट डिप है वो 60 डिग्री से ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो मैं बोल दूं 60 डिग्री से ज्यादा मतलब tan थीटा की वैल्यू tan फाइव डैश की वैल्यू √3 से ज्यादा, यस सर, √3 से ज्यादा, यस सर। tan फाइव डैश √3 से ज्यादा, तो फाइव डैश की वैल्यू tan इनवर्स √3 से ज्यादा, यस सर। और √3 से ज्यादा ये कम है, 0.8 ही है, √3 तो 1 पॉइंट होता है, ये 0.6 ही है, गलत, 0.8 गलत, 1 गलत। तो मैं बोल दो एक ही आंसर है। शानदार लॉजिक लगाया सर, ओके। खैर अभी तो अपन ये देखते हैं, तो यहां से अपन सॉल्यूशन भी देखते हैं। ये तो एमए लॉजिक, और यहां आ जाओ tan फाइव डैश इज इक्वल टू BV अपॉन BH कोस अल्फा, यस सर। तो ये पुराना वाला डिप हो गया, तो tan एपेरेंट डिप 5 डैश इज इक्वल टू मैं बोल दूं tan ट्रू डिप, ये आ जाएगा tan ट्रू डिप। ये देखो ना BV अपॉन BH ट्रू डिप है, तो ये ट्रू डिप है, यस सर, ये अपॉन कोस अल्फा। तो वेरी वेल नोन रिलेशन अपॉन कोस अल्फा, ये रिलेशन होता है बच्चों। ये थोड़ा सा डेरिवेशन भी बता दिया मैंने, पूरा बेसिक से करा दिया, बाकी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। tan एपेरेंट डिप बराबर tan एक्चुअल डिप tan ट्रू डिप अपॉन कोस अल्फा, ओके, ये फॉर्मूला है, ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला। आ जाओ तो अब इससे सोल्व करता हूं। तो ये मेथड 1, ये मेथड 1, यस, ये मेथड 2, मेथड 2,
यस सर, आ जाओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, टेन फाइव डैश इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री ए अपॉन कोस, कितना घुमाया 30 डिग्री घुमा दिया, 30 डिग्री अल्फा, अल्फा बराबर 30 डिग्री, यस सर ये, यस सर। तो कोस 30 डिग्री, यस सर। तो टेन 60 √3 और कोस 30 साइन 60 के बराबर है। ये टेन 60 √3 होता है और ये कितना हो जाएगा, कोस 30 साइन 60 √3/2, यस सर। √3 से √3 कट गया तो ये आ गया टेन फाइव डैश बराबर 2। तो यहां से फाइव डैश बराबर टेन इनवर्स 2, यस सर। टेन इनवर्स 2 आंसर आ गया, खत्म, यस सर। ये दोनों तरीके बता दिया। तो रियल डिप और एपेरेंट डिप में रिलेशन याद रखना, टेन फाइव डैश बराबर टेन फाइव अपॉन कोस अल्फा। एपेरेंट डिप ज्यादा आता है क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता है, यस सर। आ जाओ, अब ये देखो एक क्वेश्चन है, इफ θ1 एंड θ2 आर एपेरेंट डिप एंगल of dip observed in two vertical planes at right angle of each other, then true dip is given by। तो true dip और apparent dip में रिलेशन देखो, ये क्या कह रहे हैं वो बता देता हूं पहले। उस डायग्राम में देखो, आपको अभी मैंने बताया ये ट्रू डिप होता है, यस सर ये, और ये एक apparent dip बताया मैंने, यस सर। याद है अल्फा पे प्लेन था आपका, ये अल्फा पे, तो ये हो गया P1 प्लेन और एक परपेंडिकुलर प्लेन इसके और लेना है, यस सर। तो बच्चों इसके परपेंडिकुलर प्लेन और लोगे तो मैं बोलता हूं बच्चों वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। एक अगर अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, यस सर। तो दो एपेरेंट डिप आ जाएंगे, ये देखो एक प्लेन परपेंडिकुलर, यस सर। इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन लोगे, ये तो ये देखो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये दूसरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो बच्चों वो रिलेशन क्या होता है, तो देखो टेन, अगर डिप एंगल को θ1 तो एपेरेंट डिप θ1, तो ये आ जाएगा ट्रू डिप टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा, यस सर, कोस अल्फा, यस सर। अब चारों ऑप्शन कोट में, तो इनको कोट में जमा दो। तो यहां से लिख दूं, ए टेन और टेन को उल्टा कर दो तो इधर लिया 1/10 ट्रू डिप, और कोस अल्फा को इधर लिया कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/10 θ1, ये एपेरेंट डिप, यस सर। ये अपने को पता है, यस सर। ये इससे अपन कोट में ला रहे हैं तो यहां जाएगा कोट थीटा, ये ट्रू डिप है ट्रू, ये ट्रू डिप है ट्रू, यस सर। ये एपेरेंट डिप तो कोस अल्फा, कोस अल्फा बेटा कोट थीटा, ये देखो ना ट्रू डिप को उधर ले गया कोट थीटा इंटू कोस अल्फा। चारों ऑप्शन कोट में दिए, देखो कोट अल्फा 1 कोट θ1 इक्वेशन 1। तो मतलब सेम एज सेम फॉर θ2 सेकेंड एपेरेंट डिप, यस सर। तो यहां आ जाएगा कोट थीटा कोस 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा होगा तो दूसरे वाले प्लेन का एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बताए हुए 90 माइनस अल्फा। ये दोनों परपेंडिकुलर बताए हुए, यस सर, यस सर। ये P1 और P2 परपेंडिकुलर बताए हुए, दो परपेंडिकुलर प्लेन, और ये आपका वो वाला प्लेन था P, यस सर। ये वाला P प्लेन है, ये P1 और ये P2 है, यस। क्लियर है? तो एक प्लेन पहले अल्फा पे बोला और दूसरा 90 माइनस अल्फा पे। बेटा आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उससे अल्फा पे एक प्लेन है और एक उसके अल्फा के परपेंडिकुलर, तो एक प्लेन अल्फा पे और दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, तो दूसरा 90 माइनस अल्फा हो गया, यस सर, बराबर कोट θ2, ये इक्वेशन 2, यस सर। अगली लाइन और लिखो, यस सर, ये कोट θ2। तो यहां से आ जाएगा कोट थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू कोट θ2, यस सर, ये इक्वेशन 2, यस सर। तो बच्चों ये आ गया कोट थीटा कोस अल्फा बराबर कोट θ1 और ये कोट थीटा साइन अल्फा बराबर कोट θ2, यस सर। स्क्वायर करके ऐड कर दो, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, यस सर। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, इधर देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दो दोनों का स्क्वायर करोगे तो यहां आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बाहर ले लो, अंदर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा कोट स्क्वायर θ1 प्लस कोट स्क्वायर θ2। तो बच्चों आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, यस सर। तो कोट स्क्वायर थीटा ये तो 1 बन जाएगा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर θ1 प्लस कोट स्क्वायर θ2, कोट स्क्वायर θ2, ये रिलेशन याद रखना, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर θ1 प्लस कोट स्क्वायर θ2, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, फर्स्ट आंसर है, ओके क्लियर है,
ठीक है सर, मजा आ गया सर। तो बच्चों दो दो डिप देके ट्रू डिप पूछ लेगा, ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। मच्छर है सर, मच्छर है, ठीक है। तो सर ये पूरा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल हो गया। तो बच्चों ट्रू डिप और अपेरेंट डिप में रिलेशन बता दिया, और दो अगर अपेरेंट डिप हो तो ऐसे कर लेंगे, क्लियर है? तो दो डिप एंगल दे देगा तो ट्रू डिप पूछ लेगा। हाँ, तो कर दिया। देखो अब अपन आगे बात करते ब्रेक के बाद। धन्यवाद।